अभी तक आपने सुना। दोनों चुप बैठे एक दूसरे के बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। काका चाय रख कर चले गए। तभी सौम्या के फ़ोन में लगातार नोटिफिकेशन आने लगे। उसने उठाकर खोला तो स्कूल के प्रिंसिपल ग्रुप में एक साथ काफ़ी सारे मैसेज थे। सौम्या ने उसे पढ़ते ही सुवन की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। वो बड़े आराम से हाथ में सिगरेट पकड़े, दूसरे में कप पकड़े चाय का मज़ा ले रहा था और सोचों में डूबा हुआ बस सौम्या को देखे जा रहा था। अब आगे। सुवी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सुवन, किस बारे में? सौम्या, ज़्यादा अनजान मत बनिए। हमारे स्कूल को 75 साल हो गए हैं और उसकी डायमंड जुबली एनिवर्सरी मनाने का डिसाइड किया है, जिसके लिए आपने पूरे स्कूल के स्टाफ का डिनर अरेंज किया है। सुवन, यही बताने तो मैं यहाँ तक आया था, पर मेरे बताने से पहले ही मल्होत्रा जी ने सारा क्रेज़ ख़त्म कर दिया। चलिए वेन्यू मैं तुम्हें बता देता हूँ। लोहागढ़ फार्म पूरा 2 दिन के लिए बुक है। आने वाले सैटरडे संडे स्कूल बंद रहेगा, तो फ्राइडे शाम को हम लोग यहाँ से निकलेंगे और संडे शाम को वापस आएंगे। पिकनिक का सुनते ही सौम्या के चेहरे पर बच्चों की जैसी खुशी दिखाई दे रही थी, क्योंकि 10 साल से सौम्या कहीं भी बाहर नहीं गई थी। और दूसरी खुशी उसकी ये भी थी कि वो 2 दिन तक सुवन के आसपास रहेगी। नोटिफिकेशन देखते ही रितिका का फ़ोन आया और बोली, सौम्या हम दोनों भी चलेंगे, मना मत करना, खूब मज़ा करेंगे। सौम्या, हाँ रितिका ज़रूर। कुछ देर बाद सुवन भी चला गया। सौम्या भी अपने काम में लग गई। रात को उसने दोनों बच्चों से फ़ोन करके उन्हें अपने पिकनिक पर जाने का बताया। बेटी उसके लिए बहुत खुश थी कि सौम्या धीरे धीरे लाइफ की तरह वापस आ रही है, क्योंकि बड़ी होने के कारण उसने सौम्या को तिल तिल कर मरते देखा था। अनु, मॉम आपने पापा को बता दिया? सौम्या, नहीं बेटा, अभी फ़ोन करूँगी तब बताती हूँ। सौम्या ने फ़ोन मिलाया। 9 बज रहे थे। फ़ोन उठाते ही उधर से हिमांशु बोला, हाँ सौम्या बोलो। सौम्या, हिमांशु हम लोग स्कूल स्टाफ के साथ पिकनिक जा रहे हैं, 2 दिन के बाद आएंगे। हिमांशु, अरे यार तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे एक छोटा बच्चा पिकनिक पर जाने के लिए खुश होता है। क्या करोगी जाकर? बोलो। आराम से घर में रहो, जाने दो सबको, तुम 2 दिन रेस्ट करो, कहकर हिमांशु ने फ़ोन रख दिया। सौम्या ने फ़ोन फिर से मिलाया और गुस्से में बोली, मैं पिकनिक पर नहीं जाती। तुम ऐसा करो 2 दिन के लिए घर आ जाओ, आराम से बैठकर बातें करेंगे, और वैसे भी तुम्हें घर आए हुए याद भी नहीं कितना टाइम हो चुका है। हिमांशु, नहीं यार, सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, बहुत सारे पेंडिंग काम सैटरडे को हमें निकालने पड़ते हैं, इससे तो मैं नहीं आ पाऊँगा। सौम्या के जवाब का इंतज़ार किए बिना ही हिमांशु ने फ़ोन रख दिया। सौम्या गुस्से में फ़ोन को बेड पर दे मारा और बोली, अब तो मैं ज़रूर जाऊंगी। फ्राइडे को सारी तैयारी करके सौम्या स्कूल को निकल गई। जाते हुए काका को उसने बोल दिया कि शाम को खाना कम बनेगा, क्योंकि वो स्कूल के साथ 2 दिन पिकनिक पर जा रही है। उसने स्कूल में सबको चहकते देखा तो उसके भी चेहरे पर एक अलग चमक थी। सबको एक एक इन्वेलॉप मिल चुका था, जिसमें उनके इंक्रीमेंट का चेक था और उनके पूरे प्रोग्राम की बुकिंग और टिकट थी। आरती मैम, हम वहाँ रुकेंगे कहाँ? रितिका ने आरती से पूछा। नो आइडिया रितिका, बट सी, आरती ने जवाब दिया। सौम्या, तुझसे एक बात पूछूं? सौम्या, हाँ पूछूं। तुझे कब से परमिशन की ज़रूरत पड़ गई है? रितिका, यार आजकल तेरे चेहरे पर एक अलग ही रौनक है, कारण मुझे नहीं पता, पर जो भी है, पर अब तू ऐसे अच्छी लगती है। मैंने उस सौम्या को भी देखा है जो 10 साल बिन मौत मरी है, पर उस समय की सौम्या से ये सामने अच्छी है, तो ऐसे ही खुश रहा कर, कहकर रितिका ने सौम्या को हक कर लिया। शाम को घर जाते ही गौरव ने रितिका और सौम्या को लेकर स्कूल के बाहर ड्रॉप कर दिया, जहाँ पर सब बस के लिए खड़े थे। प्रिंसिपल सर आए, उसके बाद पूरे स्टाफ की 4 बसें 5 बजे रेडी होकर निकल पड़ी। उनके स्कूल से लोहागढ़ फार्म जाने के लिए कम से कम 2.5 घंटे लगने थे। सौम्या साथ साथ सब कुछ अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप पर अपडेट कर रही थी, जिस पर तच और अनु साथ साथ कमेंट कर रहे थे। आखिर तुमने अपने मन की ही की ना? हिमांशु का उधर से मैसेज आया। सौम्या, हाँ, जब सब अपने मन की कर सकते हैं तो मुझे करने में क्या दिक्कत है, कहकर उसे फ़ोन रख दिया और सबसे बातें करने लगी। रात 8 बजे तक वह लोग लोहागढ़ फार्म से 2.5 किलोमीटर पहले अपने रिसॉर्ट अरावली प्रिंस पहुँचे।
वहाँ पर पूरी बुकिंग सुवन प्रताप शर्मा के नाम से थी। वहाँ पहुँचते ही सबको सबके रूम दे दिया गया। हर रूम में 2 की शेयरिंग थी और हर रूम के बाहर दोनों शेयरिंग के नाम लिखे हुए थे। पर ये क्या, रितिका और सौम्या को लग रहा था उन दोनों को एक रूम दिया गया है, पर रितिका के साथ अंजलि को रखा गया था और सौम्या को सिंगल रूम दिया गया। सौम्या रिसेप्शनिस्ट से बोली, मैं अकेले एक रूम में नहीं रह सकती है, प्लीज़ मुझे भी कोई शेयरिंग रूम दीजिए। रिसेप्शनिस्ट, वी अंडरस्टैंड मैम, पर हमारे पास पूरे रिसोर्ट में और ट्विन शेयरिंग रूम नहीं है, इसलिए आपको जो रूम दिया गया है वो सिंगल शेयरिंग है। आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपके आसपास के रूम सारे सिंगल शेयरिंग हैं और आपके सामने वाली रूम आपके सारे फ्रेंड के हैं। सौम्या ने रूम की चाबी उठाई और लड़की के साथ अपने रूम की तरफ चल दी। वहाँ पहुंचकर उसे देखा, उसके सामने वाला रूम रितिका और अंजलि को मिला है। वो इतने में भी वो काफ़ी खुश थी कि चलो कम से कम एक रूम ना सही, आमने सामने तो है। जब दिल करेगा भागकर इनके रूम में पहुंच जाऊंगी। फ्रेश होकर वो सब नीचे डिनर के लिए गए। बुफे से डिनर लेकर जैसे ही अपने अपने टेबल पर पहुंचे, वहां पर एक अनाउंसमेंट हुई, आप लोगों के लिए बोन फायर प्रोग्राम रखा गया है, तो आप डिनर के बाद पूल साइड वाले ग्राउंड में आ जाएं। सबके लिए ये सब बहुत एक्साइटेड था क्योंकि हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में लगा था। किसी के पास भी अपने लिए टाइम नहीं था। ये टाइम जो उन्होंने ज़बरदस्ती निकाला बहुत अच्छा जाने वाला था। खाना खाने के बाद जैसे ही सब ग्राउंड में पहुँचे, वहाँ का डेकोरेशन देखकर सबकी आंखें खुली रह गईं। चारों तरफ छोटे वाले बल्ब से लाइटनिंग की गई थी। फुल साइड के ग्राउंड के बीच बोन फायर था और उसी के साइड में डीजे लगा हुआ था जिस पर जो चाहे डांस कर सकता था। कम से कम 250 लोगों का अरेंजमेंट वहाँ किया गया था। सबको एक साथ रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। छोटे छोटे ग्रुप बनाकर सब अपने आप में खेलने में, डांस करने में, गाना गाने में व्यस्त थे। सौम्या वहाँ से उठी और पूल के पास जाकर बैठ गई। उसने अपनी जीन्स को ऊपर फोल्ड किया और पैर पूल में लटका लिए और पानी के साथ खेलते हुए धीरे धीरे कुछ सोचने लगी। उसका चेहरा झुका हुआ था जिसके कारण उसकी आंखें नहीं दिख रही थी, पर उसकी आंखों से टप टप गिरती पानी की बूंदों पूल के पानी को भी बेचैन करने के लिए काफ़ी आतुर थी। सब अपने आप में व्यस्त थे, पर कोई था जो दूर से खड़ा उसकी उस तकलीफ को अंदर ही अंदर महसूस कर रहा था। जब बहुत देर तक वो वैसे ही वहीं बैठी रही, उसे ढूंढते हुए रितिका वहाँ आई और पीछे से आकर उसे रितिका ने एकदम से धाप कर दिया। सौम्या अपने ध्यान में बैठी थी, खुद को संभाल ना सकी। जरा सा धक्का लगते ही थम से पूल में जा गिरी। 9 फीट के पूल में सौम्या पानी में हिचकोले खाने लगी। हेल्प हेल्प, रितिका चीख चीख कर बुला रही थी, पर डीजे की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उसकी आवाज़ किसी के कानों तक नहीं पहुँच पा रही थी। तभी ऊपर से सुवन ने देखा, आओ देखा ना ताओ, सिगरेट फेंकता हुआ तेज़ी से भागते हुए नीचे आया और बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद गया और सौम्या को पूल से बाहर ले आया। ज़्यादा देर पानी में रहने से वो बेहोश हो गई। उसने उसे गोद में उठाया और होटल के अंदर तेज कदमों से चला गया। कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, कहकर वो सौम्या को उसके रूम की तरफ ले गया। उसके पीछे पीछे रितिका भी वहाँ आ गई। सुवन को देखकर उसके सारे फ्यूज़ उड़ गए थे। उसे अपनी नौकरी जाती दिख रही थी। सुवन ने उसे बेड पर लिटाया। जैसे ही घूमा, पीछे रितिका को देखकर उस पर बरस पड़ा। यू इडियट, दिमाग से पैदल हो क्या, जो ऐसे बच्चों जैसी बचकानी हरकतें कर रही थी? इसे अगर कुछ हो जाता तो सोचा भी तुमने? सॉरी सर, मैंने जानकर नहीं किया, रितिका ने आंखों में आंसू लिए हुए बोला। सुवन ने 2 सेकंड लगाकर खुद को कंट्रोल किया, फिर रितिका से बोला, इट्स ओके, मैं रूम से बाहर जा रहा हूँ, तुम इसके कपड़े बदल दो। ज़्यादा देर गीले में रहेगी तो ठंड पकड़ लेगी, डॉक्टर आ ही रहा होगा। रितिका, जी सर, कहकर उसने बैग से सौम्या के कपड़े निकाले और बदल दिए। गीले कपड़े लॉन्ड्री बैग में डाल दिए। तब तक सुवन भी डॉक्टर को लेकर आ गया। उसे देखने के बाद डॉक्टर बोला, नथिंग सीरियस मिस्टर शर्मा, बस ये डर से बेहोश है, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ, कुछ देर में होश में आ जाएगी, कहकर उसने इंजेक्शन दिया और चला गया। सुवन, रितिका जी तुम भी जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ, इसे होश आते ही मैं बुला लूँगा। रितिका, बट सर ये सब मेरी गलती से हुआ है, सो प्लीज़ आप जाएं, मैं यहाँ रुकती हूँ। सुवन, तुम्हारी बात ठीक है, पर एक जिम्मेदारी स्कूल बोर्ड डायरेक्टर होने के कारण तुम सबकी केयर करना मेरी ड्यूटी है, सो तुम जाओ
और बाकी सब के साथ इंजॉय करो, और वहाँ इस हादसे के बारे में किसी से मत कहना, सब बेकार की टेंशन करेंगे, मैं यहीं बैठा हूँ। जी सर, कहकर रितिका चली गई। सुमन वहीं कुर्सी लेकर बेड के पास होकर बैठ गया। सौम्या के हाथ को अपने दोनों हाथों में लिया और भरे गले से बोला, प्लीज़ सौम्या, आंखें खोलो। अभी तो तुम्हें मैंने ध्यान से देखा भी नहीं है, तुम जानती भी नहीं हो कि तुम्हारे बिना सुमन का वजूद कुछ नहीं है। वो बहुत देर तक वैसे ही बैठा खुद से बातें करता रहा और रोता रहा। तभी सौम्या के शरीर में थोड़ी सी हलचल हुई। सुमन जल्दी से उठकर, सौम्या कैसी हो तुम, ठीक हो, कहकर उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोला। जी मैं ठीक हूँ, शुक्रिया मुझे बचाने को, कहकर सौम्या उठकर बैठ गई। जैसे ही उसने अपने कपड़े देखे वो एकदम शॉक हो गई और जल्दी से उठते हुए बोली, चलिए सुमन, बाहर चलते हैं, सब परेशान हो रहे होंगे, कहकर जैसे ही वो बेड से उतरकर चली, सुमन ने उसका हाथ पकड़ा और झटके से उसे खींचकर अपनी बाहों और सीने में जकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे जो सौम्या के चेहरे पर गिर रहे थे। सौम्या को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है। वो खुद को सुमन की बाहों से छुड़ाने लगी। सुमन प्लीज़ छोड़ो मुझे, कोई आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। सौम्या, तुम्हें सबकी चिंता है, मुझ पर क्या बीती, इतने समय में ये 1 मिनट को भी सोचा नहीं तुमने, कहकर सुमन ने अपनी बाहों की पकड़ ढीली कर दी। तड़ाक! सौम्या ने कुछ भी सोचे समझे बिना सुमन के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया और गुस्से से बोली, तुम अच्छे से जानते हो सुमन, मैं शादीशुदा 2 बच्चों की माँ हूँ, फिर भी तुमने मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर मेरे कपड़े बदले और पता नहीं क्या क्या किया, और अब ये सब, मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे। छी, कितना भरोसा था मुझे हमारी दोस्ती और तुम पर, किंतु तुम भी बाकी सब के जैसे ही निकले ना। मैं खुश थी कि 2 दिन यहाँ तुम्हारे साथ रहूँगी, सारा दिन साथ घूमूंगी, खूब बातें करूँगी, पर आज जो तुमने किया उसके बाद मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, अभी घर जा रही हूँ। सौम्या गुस्से से बोलती हुई बाहर निकल गई। सुमन वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उधर दूसरी तरफ बेंगलुरु में हिमांशु फ़ोन पर किसी विवेक से बात कर रहा था। यार, आजकल सौम्या बहुत ज़्यादा बागी हो गई है, अपने दिल की करती है और पहले से नॉर्मल भी हो गई है। विवेक, क्या उसने दवाइयाँ बंद कर दी है? हिमांशु, मुझे नहीं पता है, मैं 8 महीनों से घर नहीं गया, तुमने ही तो मना किया था ना जाने को, सो मैं गया ही नहीं। विवेक, क्या कह रहे हो तुम, 8 महीने से तुम आए ही नहीं, और तुमने ये भी नहीं ध्यान दिया कि वो दवाई ले रही है या नहीं। तुम अच्छे से जानते हो उसका दवाई लेना कितना ज़रूरी है। अगर उसने दवाई छोड़ दी और उसे सच्चाई का पता चल गया तो तू बास्टर्ड, तुम्हें आइडिया नहीं कि वो क्या कर सकती है, समझे तुम? विवेक ने चिल्लाते हुए फ़ोन पटक दिया। सौम्या गुस्से में अपने आंसू साफ करती हुई तेज कदमों से चलती हुई बाहर लॉन में चल रही पार्टी में पहुंची। उसे वहां देखते ही रितिका उसके भागते हुए उसके पास आई और उसके गले लगकर रोते हुए बोली, सौम्या यार, मुझे माफ़ कर दे, मेरे एक मजाक से तेरी जान पर बन गई थी, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं सबको क्या मुंह दिखाती। सौम्या, वो सब छोड़, तू ये बता, मेरे साथ इसी वक्त घर चलेगी या यहीं रुकेगी? तो मैं अकेली चली जाती हूँ। रितिका, घर? अभी इस वक्त? पर हुआ क्या ये बताएगी मुझे? सौम्या, ये मेरे कपड़े देख कर भी तुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है? तू यहाँ आराम से पिकनिक एंजॉय कर रही है और वहाँ सुमन सर ने मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर मेरे साथ क्या क्या कर लिया होगा। मुझे यही सोच सोच कर भी खुद से शर्म आ रही है। रितिका, तू पागल हो गई है क्या? सौम्या ऐसे ही कुछ भी बोले जा रही है। डायरेक्टर सर ने तेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया है और बिन सच्चाई जाने उन पर ऐसे ही इल्ज़ाम लगाए जा रही है। सौम्या, क्या बिना सच्चाई जाने? तुझे कुछ पता नहीं पता? रितिका, तू तो यहाँ बैठी मस्ती कर रही थी, तुझे तो यहाँ फन करना ज़रूरी था बजाय इसके कि सौम्या कहाँ है ना? रितिका, सौम्या, जिस टाइम तू बेहोश हुई थी तब से लेकर डॉक्टर के आने तक मैं भी डायरेक्टर सर के साथ उसी कमरे में थी। तेरे कपड़े भी मैंने बदले, डॉक्टर आए, तेरे को इंजेक्शन देकर गए, तब भी मैं वहीं थी। उसके बाद सर ने मुझे बाहर भेज दिया ताकि किसी को ये पता ना चले कि तेरी हालत ऐसी है, वरना सब यहाँ पैनिक हो जाते, सबकी पिकनिक का मज़ा ख़राब हो जाता। और तू उन पर इल्ज़ाम लगा रही है? उन्होंने तो तेरी जान बचाने के लिए खुद ही पानी में कूद गए बिना किसी का वेट किए। सच में हिमांशु के यहाँ न रहने से तेरा दिमाग भी सक्की होता जा रहा है। हर इंसान में तुझे गंदा इंसान नज़र आता है जो सिर्फ तेरा फ़ायदा उठाना जानता है। पर ट्रस्ट मी, डायरेक्टर सर ऐसे नहीं है।
मैंने उनकी नज़रों में एक सच्चाई और पवित्रता देखी है। फिर भी चलना है तो चल, लेकिन अभी नहीं, सुबह चलेंगे यहाँ से। अभी हमें कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी। सौम्या वहाँ खड़ी खड़ी अपने किए पर पछता रही थी। वो पार्टी छोड़कर अपने कमरे में चली गई और आते ही उसने व्हाट्सएप पर सुवन को सॉरी का मैसेज किया। सुवन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैसेज सीन कर लिया पर कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद उसने फिर से सॉरी कहा पर फिर भी कोई रिप्लाई नहीं मिला और लास्टली उसने फ़ोन को बंद करके रख दिया और लेट गई, पर आंखों से नींद कोसों दूर थी। मन में एक बेचैनी और एक पश्चाताप था कि बिना सोचे समझे उसने सुवन पर हाथ क्यों उठाया। इसी सोच में बैठे बैठे उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। नींद सुबह खुली जब रितिका उसे कॉल कर रही थी। सौम्या, हाँ रितिका बोल। रितिका, जाग जा, 6 बज गए हैं। तुम्हें यहाँ से घर निकलना है या फिर लोहागढ़ सबके साथ घूमने चलना है, डिसाइड कर, फिर मुझे बता, उसी हिसाब से मैं रेडी हो जाऊँगी। सौम्या, यार लोहागढ़ चलेंगे, जिसके लिए इतने एक्साइटेड होकर यहाँ तक आए थे। सो तू भी रेडी हो जा, मैं भी होती हूँ, कहकर सौम्या भी अपना बैग से कपड़े निकालने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। आखिरकार उसने रेड टॉप और जीन्स पहने, साथ में स्पोर्ट्स शूज, आंखों में धूप का चश्मा, बालों को खुला छोड़कर एक छोटा सा क्लचर लगाया और गले में एक प्रिंटेड स्कार्फ लिया। एक हाथ में घड़ी और एक हाथ में ब्रेसलेट तो ऑलरेडी था ही। रेडी होकर जब वो नीचे पहुंची तो उसने चश्मा उठाकर अपने सर पर टांग रखा था। अंजलि, यार सौम्या, आज तुम गजब लग रही हो। सौम्या ने मुस्कुराकर थैंक्स कहा। रितिका, पर इस तारीफ के बीच में ये भी याद रख कि हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, तुम ऑलरेडी लेट हो। सौम्या, कोई बात नहीं, मैं जल्दी से करके आती हूँ, फिर निकलते हैं, कहकर उसने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया और जाकर सबके साथ बस में बैठ गई। बस वहाँ से रवाना होकर 15 मिनट में लोहागढ़ फार्म पहुँच गई। वहाँ फार्म के अंदर में हर कोई अपनी पसंद की गेम खेलकर बच्चा बनकर अपने बचपन में जाने को आतुर दिख रहा था। इन सब एक्टिविटी के बीच सौम्या की नज़रें सुवन को ढूंढ रही थी, पर सुवन उनके साथ वहाँ नहीं आया था। पर उसे तो आना था, क्यों नहीं आया? सौम्या खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब दे रही थी। उसे सुवन को फ़ोन मिलाया, सुवन ने फ़ोन काट दिया। 2-3 बार ऐसा ही हुआ। सौम्या का दिल किसी भी काम में नहीं लग रहा था। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, सौम्या का दिल की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। उसे रह रहकर अपने किए पर खुद पर गुस्सा आ रहा था। शाम को बस वापस रिसॉर्ट आई और सब थक कर बाहर की घास पर बैठ गए। सौम्या ने रिसेप्शनिस्ट से जाकर पूछा, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, मिस्टर सुवन प्रताप शर्मा का रूम नंबर क्या है? रिसेप्शनिस्ट, 1090। सौम्या, क्या वे रूम में है या बाहर गए हैं? रिसेप्शनिस्ट, मैम वो रूम में ही है। सौम्या, ओके थैंक्स। ये सौम्या ने बाहर की तरफ देखा, सब वहीं लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। वो सीधा रूम नंबर 1090 में पहुंचती है और जाकर नॉक करती है। अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। अंदर से आवाज़ आई। सौम्या ने हल्के से दरवाजे को धक्का दिया और कमरे में जा पहुंची। उसे देखा, सामने टेबल पर लैपटॉप रखी सुवन कुछ कर रहा था। दरवाजे की तरफ उसकी पीठ थी। सुवन जी। अंदर जाते ही सौम्या ने हल्के से आवाज़ लगाई। सुवन उसकी आवाज़ सुनते ही एकदम कुर्सी से घूमकर बैठ गया। सुवन, अरे सौम्या तुम यहाँ इस वक्त? कैसी रही तुम्हारी पिकनिक? सौम्या, बहुत अच्छी थी। तुम क्यों नहीं आए? सुवन, क्योंकि मुझे बहुत काम था इसलिए नहीं आ पाया। सौम्या, काम था या मुझसे नाराज़ थी? सुवन, नहीं सौम्या, मैं तुमसे नाराज़ नहीं बल्कि खुद से नाराज़ था, क्योंकि इतने टाइम में भी तुम मुझे पहचान ना सकी। सौम्या अपसेट होते हुए, सुवन गलती मेरी थी, मुझे तुम्हारी बात समझनी और सुननी चाहिए थी, पर हमेशा की तरह मैं बिना कुछ सुने समझे रिएक्ट कर गई। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इतना कहते हुए सौम्या की आंखों में पानी भर आया। जैसे ही सुवन ने उसकी शक्ल देखी, सौम्या के पास आया और बोला, सौम्या तुम रो मत, मैं तुम्हारी आंखों में पानी नहीं देख सकता, बाकी सब बर्दाश्त है, कहकर उसके गालों पर आए आंसू साफ करने लगा। सौम्या सुवन के सीने से लग गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो। सुवन ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। दोनों की आंखों से बह रहे आंसू उन दोनों के निश्चल प्रेम की कहानी बयां कर रहे थे। वो प्रेम जो दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए तो था, लेकिन समाज और सामाजिक रिश्तों के चलते बाहर नहीं आ पा रहा था। पर आज दोनों उस प्रेम के भंवर में गोते खा रहे थे और एक दूसरे को बिना कुछ कहे अपने दिल का हाल बयां कर रहे थे। तभी सौम्या का फ़ोन बजने लगा। सौम्या ने उस पर आता हुआ नाम देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया, उसे पसीने आ गए और हाथ कांपने लगे।
बिना सुवन से कुछ भी कहे वो वहाँ से अपने कमरे की तरफ भाग ली। सौम्या, सौम्या सुनो तो सही, क्या हुआ मुझे बताओ तो। सुवन से पीछे से आवाज़ देता रहा, पर सौम्या बिना रुके वहाँ से अपने रूम में भाग गई। सुवन उसे आवाज़ देता रहा, पर वो जाकर अपने कमरे में ही रुकी, दरवाज़ा बंद किया और शांत फ़ोन को देखने लगी। तभी फ़ोन दोबारा बजने लगा। कांपते हाथों से फ़ोन उठाया और कांपती आवाज़ में हेलो बोली। हेलो सौम्या, कैसी हो तुम? मैं ठीक, डॉक्टर विवेक, सौम्या ने जवाब दिया। विवेक, तुम्हें मेरे पास विजिट के लिए आना था, तुम आई क्यों नहीं? सौम्या, मुझे ना वो एक्चुअली टाइम नहीं मिला। विवेक, तो आज आ जाओ, मैं क्लिनिक में हूँ। सौम्या, आज तो मैं स्कूल स्टाफ के साथ पिकनिक पर आई हूँ। क्या? तुमने स्कूल कब से जाना शुरू कर दिया और कौन सा स्कूल ज्वाइन किया तुमने? क्या तुमने वहाँ के प्रिंसिपल को अपनी दिमागी हालत का नहीं बताया? क्या जो उसने तुम्हें जॉब पर रख लिया? विवेक, मैं पागल नहीं हूँ, समझे तुम? सौम्या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रही थी। उसके चिल्लाने की आवाज़ पूरी रिसोर्ट में गूंज रही थी। सब अपने अपने रूम से बाहर आ गए। रितिका ने उसका दरवाज़ा नॉक किया, पर वो लॉक था। सबने दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। आवाज़ सुनकर प्रिंसिपल और सुवन भी वहीं आ गए। क्या हुआ? तुम सब इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल ने पूछा। रितिका, सर सौम्या का दरवाज़ा लॉक है और वो पता नहीं क्या हुआ है, वो बहुत चिल्ला रही है, दरवाज़ा भी नहीं खोल रही है। सुवन के इशारे पर प्रिंसिपल से सबको वहाँ से जाने को कहा, पर सब वहीं खड़े रहे। सुवन ने रिसेप्शनिस्ट से मास्टर की लेकर आने को कहा। सौम्या की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती घटती जा रही थी। लड़के ने लॉक खोल दिया और पीछे हट गया। सुवन ने सबको हाथ से वहीं रुकने का इशारा किया और रितिका से बोला, रितिका, जब तक मैं ना कहूँ आप में से कोई अंदर नहीं आएगा, और सर आप सिक्योरिटी को बुला लें। इतना कहकर सुवन धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। पूरे रूम में अंधेरा हो रखा था। पैर से दरवाज़ा वापस धकेल दिया। अंधेरे में आइडिया लगाकर लाइट जलाई। पूरा कमरा अस्त व्यस्त था। सारा सामान पूरे कमरे में फैला पड़ा था और सौम्या रूम में कहीं भी नहीं थी, पर उसकी बहुत ही हल्की हल्की आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। सुवन ने जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोला, सौम्या पाट और बाथटब के बीच में बैठी अपने दांतों ने अपनी कलाई काट रही थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, विवेक, मैं पागल नहीं हूँ, तुम पागल हो, सब पागल हो, मैं नहीं। सुवन ने उसका ये रूप कभी इमेजिन भी नहीं किया था। जो सौम्या कुछ देर पहले तक बहुत ही प्यारी गुड़िया जैसी सुवन के बाहों में थी, अब उसी सौम्या का टॉप बीच में से दो हिस्सों में फटकर उसकी बाहों में झूल रहा था। उसके अंदरूनी कपड़े सिर्फ उसके शरीर पर थे और उसके सारे बाल गीले होकर यहाँ वहाँ फैलकर उसके जिस्म को छिपाने का प्रयास कर रहे थे। उसकी ऐसी हालत देखकर सुमन वहीं बाथरूम के दरवाजे के पास ठिठक गया। उसने बेडशीट खींचकर सौम्या के ऊपर डाली और प्रिंसिपल को फ़ोन किया कि रूम में सिर्फ रितिका को भेजो, बाकी सबको रूम में जाने को कहो। प्रिंसिपल, ओके, पर मिस्टर शर्मा वहाँ अंदर चल क्या रहा है? सुमन, कुछ नहीं मल्होत्रा जी, शायद सौम्या सपने में डरकर चिल्ला रही है, आप रितिका को भेजो। प्रिंसिपल ने सबको वही कहकर कि सौम्या सपने में डर गई है, परेशान मत हो, सब अपने अपने कमरे में जाओ, सबको भेज दिया और रितिका को सौम्या के पास जाने को कहा। जैसे ही वो सौम्या के पास पहुंची, सुमन ने उसे बाथरूम की तरफ इशारा किया और उसके पीछे चलते चलते वो वहीं पहुंचा। सौम्या को देखकर रितिका चिल्लाती उससे पहले ही सुवन ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप रहने को कहा और आराम से जाकर सौम्या को उसी हाल में बेडशीट में लपेटकर बाहर लाकर बेड पर लिटा दिया। सौम्या अभी आंखें बंद किए रोई जा रही थी। बाजू पर जगह जगह काटने से खून निकल रहा था, जिस पर सुवन ने अपना रुमाल बांध दिया। उसकी हालत देखकर रितिका का रोना भी रुक नहीं रहा था। रितिका, अब तुम रोना बंद करो और सौम्या को संभालो, तब तक मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ, कहकर वो जल्दी से बाहर निकल गया। बाहर जाते ही उसने सबसे पहले विश्व को फ़ोन किया और सब बताता। विश्व ये सुनकर सदमे में था और बोला, मैं डॉक्टर को लेकर सीधा वहीं आ रहा हूँ और कुछ भी हो मुझे बताते रहना, मुझे 10 मिनट लगेंगे वहाँ तक आने में, तब तक उसे और खुद को संभाल लेना, कहकर विश्व ने मेदांता की डॉक्टर रूपाली श्रीवास्तव, काल्पनिक चरित्र जो कि न्यूरोलॉजिस्ट थी, को कॉल किया और उसे सब बताकर अपने साथ चलने को कहा। वो विश्व की कॉलेज की दोस्त भी थी, सो उसने मना नहीं किया और विश्व के साथ चली गई। वहाँ जाकर उसने एग्जामिन करने के बाद पूछा, ये इसके साथ कब से हो रहा है? तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सबने रितिका की तरफ देखा तो रितिका बोली, करीब 5 साल से। डॉक्टर रूपाली, तो इसका इलाज कौन कर रहा है? सब चुप थे क्योंकि किसी को कुछ भी नहीं पता था। सो रूपाली ने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया और बोली, इसे सोने दो,
कल सुबह हॉस्पिटल लेकर आना, तब इसके कुछ टेस्ट करेंगे, देखते हैं फिर बताते हैं इन्हें क्या हुआ है, कहकर वो चली गई। बीच रास्ते में विश्व ने पूछा, रूपाली बता सकती हो तुम्हारे हिसाब से इसे क्या हुआ है? डॉक्टर रूपाली 2 मिनट के लिए चुप हुई और फिर बोली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसे बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ है। बाकी सुबह टेस्ट में पता चल जाएगा, चिंता मत करो विश्व, सब ठीक हो जाएगा। रितिका को उसके कमरे में भेजने के बाद सुमन सौम्या के पास बैठ गया और उसे बहुत ही ध्यान से उसका चेहरा देखता रहा। तभी उसे उसके फ़ोन का ख्याल आया। उसने फ़ोन को उठाकर खोलना चाहा, पर वो लॉक था। बड़ी कोशिशों के बाद भी फ़ोन खुला नहीं। वो जानना चाहता था कि आखिरी कॉल जो आया था वो किसका था और ये विवेक कौन है जिसका नाम लेकर सौम्या चिल्ला रही थी। यही सब सोचते सोचते वो लेट गया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी, लेकिन कुछ तो था जो सुमन के दिमाग में क्लिक कर रहा था और वो उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश में कर रहा था, क्योंकि जिस सौम्या को वो जानता था वो सौम्या ये नहीं थी। फिर ये ऐसे कैसे हुई? इसी को सोचते सोचते उसने पूरी रात गुजार दी। सुबह जैसे ही सुमन की आंख खुली, उसने सौम्या को अपनी बाहों में सोए हुए पाया। वो बिल्कुल छोटे से खरगोश के बच्चे जैसी उसकी बाहों में सिमटी पड़ी थी। वो चाह कर भी अपनी बाह नहीं हिला रहा था जिससे उसकी नींद खराब ना हो जाए, पर सिगरेट की तलब उठ रही थी, उसे भी वो रोक नहीं पा रहा था। सो धीरे धीरे करके अपनी बाजू खींचनी शुरू की। हलचल से सौम्या की आंख खुल गई। उसका मुंह एकदम सुमन के मुंह के पास था। सुमन को अपने रूम के बेड पर अपने इतने करीब देखकर वो चौंक गई और एकदम से उठकर बैठ गई। कभी वो खुद को देखती तो कभी अपने साथ आधे से लेटे हुए सुमन को और कभी कमरे को। कमरा उसका था, लेकिन सुमन इस वक्त यहाँ क्या कर रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि ना ही उसे उस रात को कुछ याद था। वो कुछ कल जैसे रिएक्ट करती उससे पहले ही सुमन बोल पड़ा, सौम्या अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सौम्या, मैं ठीक हूँ, पर तुम यहाँ कैसे? सुमन के कुछ जवाब देने से पहले ही रितिका, अंजलि, आरती जी और बाकी 10-12 लोग दरवाज़ा खोलकर सीधा अंदर आ गए। उनको देख सौम्या अंदर ही अंदर शर्म से पानी पानी हो रही थी कि वो सब सुमन को उसके साथ देखकर उसके बारे में क्या सोचेंगे। सोमी, कैसी है तू और तेरा हाथ कैसा है? उसकी कलाई पकड़कर रितिका ने पूछा। सौम्या ने अपने हाथ की तरफ देखा। मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे ये चोट कैसे लग गई रितु? अरे सौम्या मैडम, आप ना कल रात सपने में लोहागढ़ वाले सांड से फाइट कर रही थी और चिल्ला रही थी। वो तो गनीमत है कि समय पर शर्मा जी और रितिका मैम ने आकर सांड को आपके हाथों से शहीद होने से बचा लिया, वरना वो बेचारा तो बेमौत मारा जाता आपके नाजुक से हाथों से, कहकर मिश्रा जी ने चुटकी। सब खिलखिलाकर हंसने लगे और सौम्या झेप कर इधर उधर देखने लगी। उसे समझ आ गया था कि सुमन उसके रूम में क्या कर रहा था। उसने सुमन की तरफ देखा। वो बाहर बालकनी में ग्रिल के साथ पीठ टिकाए उसी को देखता हुआ सिगरेट पी रहा था। सुमन ने अंदर आकर सबसे पूछा कि तुम सबको आज दोबारा लोहागढ़ जाना है क्या? सबने हाँ कहा। उसने रितिका की तरफ देखा, वो भी हाँ कह रही थी। सौम्या चुपचाप बैठी थी। सौम्या, आप भी जाना चाहेंगी? सौम्या, नहीं सर, मैं रेस्ट करूँगी, मेरा सर दर्द हो रहा है। सुमन ने उसके लिए चाय ऑर्डर की और अपने रूम में चला गया। घर से फ़ोन आया तो उसने बताया कि वो बिजनेस मीटिंग में है, कल आएगा। घर वालों ने भी पूछकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। फ़ोन हाथ में लिए और चाय पीते हुए सुमन अपने घर वालों के बारे में सोचने लगा। यहाँ उनकी पत्नी अवंतिका है, जो पॉलिटिशियन की बेटी होने के कारण अपना कैरियर उसी में बनाने में लगी है। बेटा इंडिया से बाहर पढ़ने गया था, वापस आया नहीं। भैया भाभी और उनके बच्चे सुमन की दौलत पर ऐश कर रहे हैं। सुमन की तकलीफ का माँ के सिवा किसी को नहीं पता है। सुमन जिस लड़की से प्यार करता था वो दुनिया की भीड़ में कहीं खो गई। बहुत खोजने के बाद भी जब वो नहीं मिली तो माँ ने सोचा अवंतिका से शादी करके शायद सुमन उसे भूल जाएगा, पर ना अवंतिका ने उसे भूलने दिया ना वो भुला पाया। विश्व ने आकर डोर नॉक किया। आ जाओ, खुला है, सुमन ने जवाब दिया। विश्व आकर बैठ गया। पीछे पीछे ही उसकी चाय भी आ गई। उसने सुमन के कंधे पर हाथ रखा। सुमन की आंखों में पानी था। अरे यार, तू परेशान क्यों हो रहा है? सब ठीक हो जाएगा, तू चाय ख़त्म कर, जल्द कुछ ज़रूरी काम करने हैं, विश्व बोला। सुमन, सबसे ज़रूरी काम तो सौम्या को हॉस्पिटल लेकर जाना है, पर कैसे ये समझ नहीं आ रहा है। वो आसानी से तो जाएगी नहीं। विश्व, सौम्या को हॉस्पिटल कल लेकर चलेंगे, आज नहीं। आज संडे, रूपाली हॉस्पिटल नहीं आएगी, वो कल मिलेगी, तो आज पहले बाकी काम कर लेते हैं।
सुहन को समझ नहीं आ रहा था कि विश्व किस काम के बारे में कह रहा है, पर वो बिना मतलब के कुछ नहीं बोलता था, तो इसलिए उसे ज़्यादा सवाल जवाब करने ज़रूरी नहीं समझा और चाय ख़त्म करके रेडी होकर उसके साथ चल दिया। जैसे ही वो दोनों सौम्या के कमरे के आगे पहुँचे, सौम्या ने दरवाज़ा खोल दिया और उनको देखते ही बोली, मैं आपके रूम में आ रही थी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? सुहन, हाँ मैं थोड़ा काम से जा रहा था। कुछ काम है बताओ? सौम्या, आप अंदर आ सकते हैं क्या? विश्व सुहन अंदर चले गए। सौम्या, मुझे आपको शुक्रिया बोलना था क्योंकि मुझे याद नहीं रात को क्या हुआ, पर आपने मुझे संभाला ऐसा मुझे लग रहा है। विश्व ने सुहन की तरफ देखा और सौम्या से बोला, सौम्या कल रात का तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं? सौम्या, नहीं सुहन। विश्व, आप मुझे बता सकती हो कि आपको ये परेशानी कब से है? सौम्या, कौन सी परेशानी है? विश्व जी, मैं तो एकदम फिट हूँ। हाँ, कभी कभी मुझे सर दर्द शुरू हो जाता है, पर उसके बाद क्या होता है वो मुझे पता नहीं चलता है। बस जब सुबह उठती हूँ तब सब भूल चुकी होती है। ये विवेक कौन है? सुहन ने अगला प्रश्न किया। विवेक का नाम सुनते ही सौम्या एकदम घबरा गई। विवेक? आप विवेक को कैसे जानते हैं? सुहन, मैं जानता नहीं, पर तुम रात को बार बार विवेक का नाम ले रही थी इसलिए पूछा। सौम्या, विवेक मेरा डॉक्टर है जिससे मेरा पिछले 5 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, जब भी सर दर्द होता है इसी की दी हुई दवाई खा लेती हूँ। सुहन, चलो तुम टेंशन मत लो, तुम लोहागढ़ तो जा नहीं रही हो तो रेस्ट करो, मैं थोड़ा सा काम निपटा कर आता हूँ, कहकर सुहन विश्व के साथ निकल गया। गाड़ी में बैठते ही बोला, अब बता क्या काम है? सौम्या के घर चलना है सुहन, विश्व ने जवाब दिया। सुहन, सौम्या के घर? पर क्यों? वो तो यहाँ है। विश्व, हाँ वो यहाँ है, पर उसके घर चलकर गिरधारी काका से उसकी बीमारी की कुछ जानकारी और दवाइयों के बारे में पता करना है जो वो ले रही है। मैंने कल का डॉक्टर रूपाली के साथ अपॉइंटमेंट सेट कर दिया है, तुम जाकर दिखा आना, कहकर विश्व ने गाड़ी सौम्या के घर की तरफ मोड़ दी। घर पहुंचने पर गिरधारी काका को फ़ोन किया। काका ने बोला कि वो सब्जी लेने बाहर आ रखा है, अभी घर आ रहा है। काका के घर आते ही वो दोनों काका के साथ सौम्या के कमरे में गए। वहाँ पर उन्हें सामने टेबल पर कोई दवाई नहीं मिली। सुहन, गिरधारी, यहाँ पर सौम्या की दवाई रखी थी, वो सब कहाँ है? काका, नहीं साहब, यहाँ तो बिटिया की कोई दवाई नहीं होती है, ना ही मैंने कभी देखी है। सुहन, ये विवेक कौन है? काका, विवेक बड़े साहब के दोस्त हैं और डॉक्टर हैं, जब कभी बिटिया बीमार होती है तो वहीं उनको देखते हैं। मुझे विवेक का नंबर चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम कहाँ से मुझे वो नंबर ला कर देते हो, कहकर सुहन विश्व को लेकर वहाँ से निकल गया। विश्व जिस दिन रात को हम सौम्या की तबीयत खराब होने पर उसके घर आए थे, यहाँ टेबल पर काफ़ी सारी दवाइयाँ रखी हुई देखी थी। आज वहाँ एक भी दवाई नहीं है। अगर सौम्या दवाइयाँ साथ लेकर गई है तो उसे रात को वो दवाई खाई क्यों नहीं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और कुछ काला भी दिख रहा है, पर क्या, ये ढूंढ कर रहूँगा, कहकर सुहन रिसोर्ट की तरफ चल दिया। रास्ते भर वो यही सोचता जा रहा था कि सौम्या को कल हॉस्पिटल कैसे और किस बहाने से ले जाया जाए, क्योंकि कहने पर वो जाने से रही। सोचते सोचते रिसोर्ट आ गया और वो दोनों उतरकर अपने कमरे में चले गए। सुहन, घर से कोई फ़ोन आया था क्या? विश्व ने पूछा। सुहन, हाँ, मैंने कह दिया कि मैं एक बिजनेस मीटिंग में हूँ, 2 दिन के बाद आऊँगा। वैसे भी माँ के अलावा वहाँ मुझे खोजता कौन है, पैसे ख़त्म हो गए होंगे। विश्व, ओके, अब ये बता तूने आगे क्या सोचा है? सौम्या को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाना है? इस बारे में तो मैं तुझे कल ही बताऊंगा, कहकर सुमन ने लैपटॉप खोला और उसमें कुछ ढूंढने लगा। विश्व उसके पास जाकर बगल में बैठ गया। जैसे ही बीच में उसकी सर्च देखी, उसके मुंह पर एक शैतानी स्माइल आ गई और बोला, मैं जानता था तू यही ढूंढेगा सुमन, क्या करूँ, मजबूरी है, ढूंढना पड़ेगा। उसने वहाँ से विवेक का नंबर उठाया और विवेक को कॉल किया और बोला, हेलो डॉक्टर विवेक। डॉक्टर विवेक, मैं बोल रहा हूँ, आप कौन बात कर रहे हैं? सुमन, मैं मिस्टर शर्मा बात कर रहा हूँ मुंबई से, मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए, उम्मीद है कि आप मना नहीं करेंगे। डॉक्टर विवेक, किस बारे में आपको जानकारी चाहिए मिस्टर शर्मा? सुमन, सौम्या के बारे में। डॉक्टर विवेक, सौम्या? सौम्या कौन? सुमन, सौम्या हिमांशु कौशिक, अब याद आया आपको? डॉक्टर विवेक, जी बिल्कुल याद आया, पर आप कौन हैं? और वैसे भी मैं अपने किसी भी पेशेंट की केस हिस्ट्री उनके फैमिली मेम्बर्स के अलावा और किसी के साथ शेयर नहीं करता, उसके लिए आपको हिमांशु से परमिशन लेनी पड़ेगी। सुमन, जानता हूँ डॉक्टर, पर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ सौम्या को कौन सी बीमारी है जिसका इलाज आप कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछना है आपसे।
डॉक्टर विवेक, आपको एक बार में समझ नहीं आता कि आपको सौम्या के बारे में कुछ भी जानने से पहले उनके हस्बैंड हिमांशु से परमिशन लेनी पड़ेगी, लगभग चिल्लाते हुए विवेक ने कहा और फ़ोन रख दिया। विवेक न्यूरोलॉजिस्ट था और उसकी प्रोफाइल में उसके नाम के साथ पॉजिटिव थिंग्स कम और नेगेटिव ज़्यादा लिखी हुई थी, जिनको पढ़ने के बाद सुवन के दिमाग ने अलग तरह से सोचना शुरू किया। शाम हो चुकी थी, सबके रिसोर्ट से निकलने का समय हो गया। सब अपना अपना सामान लेकर रिसोर्ट कंपाउंड में इकट्ठे हो गए थे और बातें कर रहे थे। सौम्या भी रितिका के साथ खड़ी बातें कर रही थी। रितिका उसे आज के दिन की सारी बातें बता रही थी। दूर कुर्सी पर बैठा सुवन बातें तो विश्व के साथ कर रहा था, पर दिमाग और नज़रें उसकी सौम्या पर ही थी। वो पूरी प्लानिंग कर चुका था कि सौम्या को कल डॉक्टर रूपाली के पास कैसे लेकर जाना है। बस आते ही सब उसमें अपना अपना सामान रखने चल दिए। रितिका, तुम चलो, मैं मिस्टर शर्मा को थैंक्स कहकर आती हूँ, कहकर सौम्या अपना सामान बस में रख के सुवन की तरफ बढ़ गई और सुवन के पास जाकर बोली, शुक्रिया सुमन, आपने मेरे लिए बहुत किया, जिसे मैं एहसान कहकर छोटा नहीं करूँगी, परंतु अगर मैं आपकी किसी काम आ सकूँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। सुवन, बिल्कुल तुम मेरे काम आ सकती हो, बताओ मेरी एक मदद करोगी? सौम्या ने उसकी तरफ मुंह उठाकर देखा तो बड़ी गंभीर मुद्रा में सौम्या की तरफ देख रहा था। सौम्या, हाँ जी बताओ, ज़रूर करूँगी। सुवन, कल मुझे रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है, विश्व को किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना है, तो ये मेरे साथ नहीं जा सकता है, तो क्या तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चल सकती हो? हाँ सौम्या, चली जाओ, ये वैसे भी हॉस्पिटल के नाम से डरता है, कहकर विश्व हंस दिया। सौम्या, पर मेरा कल स्कूल है। सुवन, मैं मिस्टर मल्होत्रा से बात करके आपका अरेंजमेंट लगवा दूंगा। सौम्या ने 2 मिनट सोचा, कहूँ या ना कहूँ, फिर बोली, सुवन, मैं आपको मैसेज करके बताती हूँ, कहकर उसने हाथ आगे बढ़ाया और चली गई। विश्व ने सौम्या के जाने के बाद सुवन को बहुत मजाक उड़ाया, क्या यार, तुझे तो लड़की पटानी भी नहीं आती। सुवन, जब लड़की पटाने की उम्र थी तब ये लड़की बहुत ढूंढी पर मिली नहीं, और अब जब ये मिली तो लड़की पटाने की उम्र निकल गई। विश्व, तब लड़की पटाना भूल गए क्या तू, कहकर दोनों हंसने लगे। जाते जाते रास्ते में सौम्या ने रितिका को सुवन के बारे में बताया तो रितिका बोली, यार तुझे उनकी मदद करनी चाहिए, उन्होंने तेरी बहुत हेल्प की है, मैं अकेली तुझे नहीं संभाल सकती थी जो तेरी हालत थी। उसकी बात सुनकर उसे रास्ते में से ही सुवन को मैसेज कर दिया कि वह सुबह 7 चलने के लिए तैयार है, टाइम बता दीजिएगा और कहाँ आना है, और ये भी मैं आपको वहीं मिलूंगी। मैसेज देखते ही सुवन ने रिप्लाई किया, मैं कल आपको खुद ही पिक करने आऊँगा। उधर दूसरी तरफ विवेक ने फ़ोन रखते ही हिमांशु को फ़ोन मिलाया और उससे मिस्टर शर्मा के बारे में बताया और उसे सारी बात बताई जो जो उसके और सुवन के बीच में हुई थी। हिमांशु, क्या तुम मुझे उसका नंबर दे सकते हो जिस नंबर से फ़ोन आया था? डॉक्टर विवेक, नहीं दे सकता, वो कोई प्राइवेट नंबर था, उस पर नंबर शो नहीं हो रहा था। हिमांशु, पर ये था कौन जो सौम्या के बारे में जानना चाह रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं इसे हम लोगों के प्लान के बारे में पता चल गया हो? डॉक्टर विवेक, मुझे नहीं पता हिमांशु, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम देखो और पता करो ये कौन है, कहकर विवेक ने फ़ोन रख दिया। लेकिन चिंता की लकीरें उसके और हिमांशु के माथे पर ऊपर आई थी। हिमांशु ने घर फ़ोन करके गिरधारी काका से सौम्या के बारे में जानना चाहा। काका ने बताया सौम्या अभी पहुंची नहीं है। हिमांशु, काका, घर पर कोई और भी आया था? गिरधारी उसे बताना चाहता था, सुवन के डर से उसने अपना मुंह नहीं खोला। नहीं बड़े साहब, कोई नहीं आया था। हिमांशु, ठीक है, सौम्या आएगी तो उसको कह देना मुझे फ़ोन कर लेगी। सौम्या ने आकर अपना सामान बेड पर रखा और चेंज करने चली गई। काका, बिटिया, बड़े साहब का फ़ोन आया था, उनको आप फ़ोन कर लो। सौम्या, कर लूँगी काका, पहले आप मुझे चाय पिला दो, कमरे में ले आना, मैं वहीं जा रही हूँ, कहकर वो अपने कमरे में आकर लेट गई। साइड के टेबल के ऊपर उसकी सारी दवाइयाँ वैसे ही लगी हुई थी जैसे वो छोड़ कर गई थी। उसने उसमें से एक गोली निकाली और खा ली और हिमांशु को फ़ोन किया। हिमांशु ने उसे ज़्यादा पूछताछ नहीं की, पिकनिक का पूछा और ये कहा कि शायद अगले हफ्ते वीकेंड पर आ सकता है। सौम्या ने कोई जवाब नहीं दिया, शायद उसे हिमांशु के ये कहने के पीछे भी कोई मकसद लग रहा था। सौम्या अगले दिन सुबह 7 बजे सोकर जागी। देखा साइड टेबल पर खाना ढका रखा था। बिटिया, तुमने तो रात को खाना ही नहीं खाया, मैं लगा कर चला गया था, चाय रखते हुए गिरधारी बोला। काका, नींद आ गई थी। काका, आज मैं स्कूल से एक दोस्त के साथ जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, तो आप अपना खाना बनाकर खा लेना, मैं शाम को ही आऊँगी। सौम्या ने चाय पीते हुए कहा। ठीक है बिटिया, कहकर काका चले गए।
ठीक 9 बजे सुवन ने फ़ोन किया और वो गाड़ी में नीचे वेट कर रहा है। सौम्या तैयार होकर नीचे आ गई और वहाँ से वो दोनों हॉस्पिटल निकल गए। वहाँ जाकर डॉक्टर रूपाली के केबिन में पहुँचे। विश्व पहले से ही वहाँ बैठा था। सुवन, विश्व को तो किसी मीटिंग में जाना था, ये यहाँ कैसे आ गए? आइए सौम्या जी बैठिए, डॉक्टर रूपाली बोली। सौम्या बैठ गई। उसे लग रहा था कि शायद सुवन अपने चेकअप के लिए आया है। जैसे ही डॉक्टर रूपाली ने उससे क्रॉस क्वेश्चन करने शुरू किए तो वो परेशान हो गई और बोली, सुवन आप मुझे झूठ बोलकर यहाँ लेकर आए हो ना? सुवन, हाँ सौम्या, उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ, पर जो कल मैंने तुम्हारी हालत देखी थी उसके बाद ज़रूरी हो गया था कि मैं तुम्हें यहाँ डॉक्टर रूपाली के पास लेकर आऊँ। तुम सीधे सीधे आती नहीं, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ पर इस तरह लेकर आना पड़ा। सौम्या, ओके, तो आप क्या जानना चाहते हो मुझसे डॉक्टर रूपाली? मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुम्हें परेशानी कब से है। सौम्या जी, आप परेशान मत होइए, मुझे सिर्फ आपका एक ब्लड टेस्ट करना है और उसके साथ आपका ब्रेन का MRI, ताकि मैं ये जान सकूं कि किस वजह से कल आपकी हालत ऐसी हो गई थी। सौम्या मना करना चाह रही थी, पर वो इससे पहले कुछ बोलती सुवन ने उसके हाथ के ऊपर एक हाथ रखा और धीरे से बोला, सौम्या इधर देखो, मेरी तरफ, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? सौम्या ने मुंह उठाकर सुवन की तरफ देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। तो प्लीज़ मना मत करो और रूपाली को टेस्ट करने दो। उसे ब्लड टेस्ट के लिए हाथ आगे कर दिया और उसके बाद MRI कराकर सुवन के साथ वापस घर चली आई। रास्ते में बोली, सुवन आप मुझे सच बोलकर भी हॉस्पिटल ले जा सकते थे, आपने झूठ क्यों बोला? सुवन, सौम्या तुम मना कर देती जैसे अभी कर रही थी, तो तुम इन टेस्ट से प्रूफ क्या करना चाहते हो कि मैं पागल हूँ? सौम्या गुस्से में रोती हुई बोली। सुवन ने गाड़ी साइड पर रोकी और अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा लिया और बोला, पगली, जान ले लूँगा उसकी जो तुम्हें पागल कहेगा या कहने की कोशिश करेगा। सौम्या ने आंखें बंद कर ली। सुवन ने उसके माथे पर किस किया और बोला, तुम परेशान मत हो, कल रिपोर्ट आने दो, फिर देखते हैं। मुझे वही पहले वाली सौम्या। इतना कहकर वो चुप हो गया। सौम्या के दिमाग से उसकी आखिरी लाइन घूम रही थी और सुवन का दिमाग टेस्ट रिपोर्ट पर। दोनों अपनी ही सोचों में घर को निकल चले। दोनों की रात आंखों में निकल गई। सौम्या उस बात को लेकर सो नहीं पाई कि सुवन ने ऐसा क्यों कहा और सुवन उसके टेस्ट की रिपोर्ट को लेकर सो नहीं पाया। सुबह जल्दी उठकर रोज़ की तरह वॉक पर गया। वहाँ से आते ही बाहर गार्डन में न्यूज़पेपर लेकर बैठ गया। सामने नौकर आकर चाय रख गया। तभी अवंतिका आकर पास बैठ गई और बोली, इस बार इलेक्शन में पापा की जगह मैं टिकट ले रही हूँ। सुवन, मैं मना करूँगा तो तुम मान जाओगी? बोलो। अवंतिका, मैंने तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्म किया है। सुवन, तुमसे परमिशन नहीं मांगी है। तुम्हारी शादी उसी गंवार से होनी चाहिए थी जो तुम्हें पसंद थी। पता नहीं क्यों पापा ने मुझे तुम्हारे गले बांध दिया। सुवन, तो इसका जवाब अपने पढ़े लिखे पापा जी से पूछो। श्रीमती जी, मैं इसका जवाब क्या दूँ तुम्हें? कहकर वो चाय पीने लगा। भाभी ने बताया तुम 2 दिन से घर नहीं आए, जान सकती हूँ कहाँ थे तुम? सुवन, भाभी ने जब ये बता दिया तो बाकी भी पूछ लेती। अवंतिका, पूछ तो रही तुमसे, तुम बता दो। सुवन, क्यों? मैंने पूछा कि तुम 15 दिन से रमन देसाई के घर पर क्या कर रही थी? देसाई का नाम सुनते ही अवंतिका आग बबूला हो उठी और खड़े होकर चिल्लाते हुए बोली, सुवन, तुम मेरी जासूसी करवा रहे हो? सुवन, अवंतिका, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तुमने पहले मुझे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, अब रमन देसाई को कर रही हो। बहुत पछताओगी एक दिन। यू बास्टर्ड, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बोलो? कहकर अवंतिका ने उसका कॉलर पकड़ लिया। सुवन झटके से उठा। उसके उठने से अवंतिका झूले पर गिर गई। उसका हाथ पकड़कर उसके सीने के पास ले जाते हुए बड़े प्यार से बोला, मिसेस शर्मा, इन नाजुक कलाइयों का इस्तेमाल जिस काम के लिए करती हो उनके लिए ही करो, मुझ पर इनका प्रयोग ही ना करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कहकर अंदर चला गया और माँ से नाश्ता लगवाने को कहकर अपने रूम में चला गया। जैसे ही नहाकर निकला, विश्व का फ़ोन आ गया। मैं आ रहा हूँ, रेडी रहना, हॉस्पिटल चलना है। हॉस्पिटल में विश्व और सुवन डॉक्टर रूपाली के केबिन में बैठे उसका वेट कर रहे थे। डॉक्टर रूपाली सौम्या की रिपोर्ट के लिए केबिन में आती है। उसे देखते ही विश्व पूछता है, रूपाली, तुमने रिपोर्ट देखी, क्या आया है? डॉक्टर रूपाली थोड़ी सी गंभीर होते हुए, हाँ विश्व, देखी, न्यूज़ कुछ ठीक नहीं है। विश्व, मतलब? सौम्या के ब्लड में ड्रग्स का ओवरडोज मिला है, वही उसके ब्रेन पर भी असर कर रहा है। विश्व, तुम कहना क्या चाहती हो? सौम्या ड्रग्स लेती है? रूपाली, नहीं विश्व,
मैं ये कहना चाहती हूँ कि सौम्या को ड्रग्स दिया जा रहा है जिससे वो सिर्फ जिंदा लाश बन जाए या इतनी आदी हो जाए कि खुद को ख़त्म कर ले। सुवन, जो अब तक बैठा दोनों की बातें सुन रहा था, बोला, डॉक्टर, कौन सा ड्रग्स मिला है सौम्या के ब्लड में, मैं जान सकता हूँ? मिस्टर सुवन, यू कैन नॉट बिलीव शी इज़ यूज क्रिस्टल मेथ। सुवन, व्हाट? क्रिस्टल मेथ? उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। रूपाली, हाँ, अगर मरीज रोज़ाना इसका प्रयोग करता है तो वो इसका आदी हो जाता है। इसके बाद उसकी नींद डिस्टर्ब होने लगती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है और ब्रेन डैमेज होता है, मेमोरी लॉस होने लगती है। इससे मेमोरी में गैप आना शुरू हो जाता है जिससे वो धीरे धीरे इंसान जिंदा लाश की तरह हो जाता है, जिसमें व्यक्ति अपनी सोचने और समझने की शक्ति को खो जाता है। इसमें वो रियलिटी से बिल्कुल दूर चले जाता है, कोई भी चीज़ ढंग से नहीं बना पाता है और ना ही ठीक से सोच पाते हैं और उन्हें पैनिक अटैक आने शुरू हो जाते हैं, जिसे तुम उस दिन सौम्या में देख चुके हो। अब वो ये ड्रग खुद ले रही है या उसे दिया जा रहा है ये नहीं पता, और कब से वो ले रही है ये नहीं पता, क्योंकि उसके ब्लड में वो 7.8 रेशियो में मिला है, जिसका मतलब वो उसकी आदी हो चुकी है। हम उसे वापस भी नहीं ला सकते क्योंकि बंद करते ही पैनिक अटैक से वो कोमा में भी जा सकती है। आई एम सॉरी विश, आई एम टोटली हेल्पलेस एंड कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर सौम्या, कहकर रूपाली चली गई। सुवन वहीं गुमसुम बैठा रिपोर्ट हाथ में लिए उसे देखता रहा। विश, सुवन चले। सुवन ने विश्व को पेट से पकड़ा और फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगा। विश, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, उसे दोबारा खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। विश उसे प्यार से सहलाते हुए चुप कराता रहा। जब वो तसल्ली से रो चुका तो विश्व के साथ चल दिया। गाड़ी मैं चलाता हूँ, तू साथ वाली सीट पर बैठ आराम से, विश्व बोला। सुवन चुपचाप बैठ गया। विश्व, तुझे पता है, जब मैंने उसे पहली बार हॉस्पिटल में देखा था तब से लेकर आज तक मैंने उसे सिर्फ उसकी आंखों से पहचाना है, क्योंकि उन्हीं आंखों ने मुझे जीने की राह दिखाई थी, वरना मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अब मुझे उसको इस दर्दनाक मौत वाली ज़िंदगी से बाहर निकालना है, ये जानना है कि वो ड्रग्स क्यों ले रही है। विश्व, पर तू ये कैसे करेगा? सुवन, देखता हूँ। विश्व, पर एक बात याद रखना, उसे ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि हम जानते हैं कि वो ड्रग लेती है। विश्व, ठीक है, जैसा तू कहे। तभी सुवन के फ़ोन पर सौम्या का फ़ोन बजना शुरू हो जाता है। वो फ़ोन उठाता है। सौम्या, हेलो सुवन, रिपोर्ट में क्या आया है? सुवन, कुछ नहीं, तुम्हारी रिपोर्ट नॉर्मल है। अभी तुम कहाँ हो? सौम्या, मैं स्कूल से निकली हूँ, घर जा रही हूँ। सुवन, ठीक है, मैं शाम को तुम्हें घर पर आकर मिलता हूँ, शाम की चाय साथ पियेंगे, कहकर फ़ोन रख देता है, क्योंकि वो अपनी आवाज़ को स्थिर नहीं कर पा रहा था। विश्व ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। घर जाकर सुवन सीधा बाथरूम में गया, शावर चलाकर तब तक उसके नीचे खड़ा रोता रहा जब तक उसका दिल और दिमाग शांत नहीं हो गए, या यूँ कहे उसकी आंखों में आंसू ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। उसके बाद वो एक सुकून और एक शांति के साथ ऑफिस में आकर बैठ गया। विश्व कभी लैपटॉप और कभी सुवन को देख रहा था। शायद उसके दिमाग में चल क्या रहा है उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था। शाम को सौम्या चाय पीती हुई बालकनी में बैठी सुवन को मैसेज कर रही थी, तुम तो शाम को चाय पीने मेरे घर आ रहे थे, पर कहाँ रह गए? मैं पी रही हूँ। सुवन, पीछे पलट कर देखो। सौम्या ने पीछे देखा, सुवन उसके पीछे खड़ा था। वो सामने कुर्सी पर बैठ गया और सौम्या से बोला, सुवन, सौम्या, मेरी दोस्ती बनोगी? सौम्या, दोस्त? मैं तुम्हारी ऑलरेडी हूँ। सुवन, क्या हो गया है तुम्हें? सुवन, वैसी दोस्त नहीं, दोस्त कुछ खास, जो मैं तुम्हें मानता हूँ, तुमसे हर बात शेयर करता हूँ और हर अपनी तकलीफ बताता हूँ। बोलो, बनोगी ऐसी दोस्त? सौम्या 2 मिनट चुप रही। सुवन की शक्ल देखकर हल्के से सर हाँ में हिला दी, फिर बोली, दोस्त से कुछ खास ही हो तुम। एक बात और जाननी थी मुझे तुमसे। तुमने कल कहा था सुमन कि तुम एक बार मुझे खो चुके हो, दोबारा नहीं, इसका क्या मतलब था? सुमन चुपचाप बैठा सौम्या के चेहरे की तरफ देखता रहा, फिर हंसते हुए बोला कि वो तो मैंने ऐसे ही मजाक में कह दिया था, मेरी बातों पर दिमाग मत लगाया करो, कहकर वो अपनी चाय पीने लगा। कुछ देर वैसे ही बैठने के बाद उसने हाथ आगे किया और बोला, सौम्या, मेरी एक अमानत तुम्हारे पास है, तुम दोगी क्या मुझे? कौन सी अमानत? सौम्या ने हैरानी से पूछा। उसने सौम्या का हाथ पकड़ा और बोला, ये। सौम्या हैरान होते हुए, ये तुम्हारा है सुमन? तो तुमने इतने दिन से क्यों नहीं बोला?
क्योंकि ये मेरे हाथ से अच्छा तुम्हारे हाथ में लगता है। बस इसे पहले अनजान अमानत समझ कर रखी थी, अब सुमन की समझ के रखना। तभी विश्व का वीडियो कॉल आया और बोला, सौम्या की तरफ करो, जरा मुझे उससे बात करनी है। सुमन ने फ़ोन सौम्या की तरफ घुमा दिया। हाल पूछने के बाद विश्व बोला, सौम्या ये ब्रेसलेट सुमन का है। सौम्या, जानती हूँ विश्व जी, अभी अभी सुमन ने बताया, तभी आप उस दिन इतनी जांच पड़ताल कर रहे थे इसे लेकर, आप समझी मैं। सौम्या, सही कहा तुमने। तुम नहीं पर मैं जानता हूँ कि सुमन ने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, इतने साल लगा दिए, कितनी रातें ये सोया नहीं है, कहकर विश्व ने फ़ोन रख दिया। सौम्या ने सामने देखा, सामने बैठा सुमन उसकी तरफ देखा तो रो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अपने आप पानी नदियों की तरह बह रहा था। सुमन, तुम रो क्यों रहे हो, कहकर वो अपनी कुर्सी से उठकर सुमन की कुर्सी तक पहुंची। जैसे ही वो थोड़ा सा उसकी तरफ झुकी, सुमन ने उठकर उसे गले से लगा लिया और बोला, तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वो एक ऐसा एहसास था जिसे चाह कर भी सौम्या खुद से अलग नहीं कर पाई, और उसके बाद भी सुमन की पीठ पर घेरा बनाकर दोनों एक दूसरे में समाये कितनी देर वहाँ वैसे ही खड़े रहे। दोनों ही इस बात से अनजान थे, पर कोई था जो उन्हें देख रहा था और देखने के साथ साथ मन ही मन कुछ प्लान भी बना रहा था। पर क्या दोस्तों, क्या सुमन जान पाएगा सौम्या नशा किस वजह से करती है? सुमन कैसे सौम्या को उसके नशे की आदत से बाहर कर पाएगा? ये कौन था जो चुपके से उन दोनों को देख रहा था? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।